हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। गुड इवनिंग सभी को। अपन ने न्यूट्रिशन का टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे थे, जिनमें हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को कम्प्लीटली अपन कर चुके थे, टोटली कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एक लास्ट टॉपिक बचता है जो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, लेकिन जो वाटर है वो भी हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट ही है। तो आज हम ऑफिशियली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कर लेंगे, वाटर को कंप्लीट करके, और आज हम ऑफिशियली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अब है कि हमारा जो वाटर का पार्ट है बॉडी में, जो वाटर है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, दूसरा ये कार्बनिक में आता है, कार्बनिक में नहीं आता। अब है कि हमारी बॉडी का 60 to 70% जो पार्ट है वो वाटर कवर करता है। और अपन देखें एग्जैक्टली, तो जैसे हमारी बॉडी में 60 to 70% वाटर होता है, और जिसकी जो देखने में ज़्यादा मोटा होता है उसमें वाटर भी ज़्यादा मिलेगा, और जो देखने में पतला होता है उसमें वाटर भी कम मिलेगा। और कहीं ना कहीं वाटर वेट भी डिसाइड करता है कि जैसे अगर बॉडी में ज़्यादा वाटर होगा तो वेट ज़्यादा होगा, और अगर कम वाटर होगा तो वेट भी कम होगा। तो ओवर वेट को भी कहीं ना कहीं ये डिसाइड करता है। ठीक है। और इनमें भी जैसे अगर अपन 60 to 70% जो पाया जाता है, इसमें भी अगर अपन रेशो को देखें तो 60 से 70% जो जल है वो तो टिश्यूज़ में मिलेगा, ऊतकों में मिलेगा, और बाकी बचा हुआ जो 20 से 30% जो जल है वो बोन्स, टीथ, उनमें मिलेगा। तो कई बार ही हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या बोन्स में तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है, तो हम मान सकते हैं कि भाई वाटर में भी प्रेजेंट हो, बट क्या टीथ में भी वाटर होता है? तो हाँ, अगर जैसे ऐसा आता है तो टीथ में भी वाटर होता है, हालांकि परसेंटेज में वो कम होता है। टिश्यूज़ में वाटर 60 to 70% होता है, तो परसेंटेज बेस पे देखें तो टीथ में वाटर कम होता है, बट होता है, इस बात का याद रखना। अब है कि जैसे 60 to 70 टिश्यूज़ में हो गया, और बोन्स एंड टीथ में 20% हो गया। अब है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस है उसमें वाटर कितना होता है? तो उसमें होता है 20% वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होता है। फिर है इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसमें वाटर कितना होता है? तो 50% वाटर इंट्रासेलुलर में होता है। और जो टिश्यू लिक्विड है, जो ऊतक द्रव्य या इंटरस्टिशियल जो स्पेस है, वहाँ पे जैसे लिम्फ वगैरह या लिम्फ वेसल्स होती हैं, वहाँ पे 9% हो जाएगा, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें 4% हो जाएगा। तो डिवाइडेशन कैसे होगा वाटर का कि एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो सेल्स के अलावा जो पोर्शन है, जो सेल्स के बाहर का पोर्शन है, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो वहाँ पे 20% वाटर मिलेगा। सेल के अंदर कितना होगा? तो 50%। ऐसे मान लो कि सेल बनी ही वाटर की वजह से ही होती है, सेल्स का फॉर्मेशन करने में वाटर का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो। दूसरा कि इंट्रासेलुलर में 50%, और बाकी बचा हुआ पार्ट जो अपना इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, जो बहता हुआ फ्लूइड है, उसमें कितना होगा? तो जैसे लसिका वाहिनी या लसिकाएँ हैं, उनमें मिलेगा अपना लिम्फ वेसल्स वगैरह, उनमें मिलेगा 9%, और जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड में होगा, उसमें होगा अपना 4%। बेसिक लेवल पे अगर अपन देखें तो वाटर का काम क्या है? तो वाटर क्या करता है? एक सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। कोई भी चीज़ विलय करनी है तो विलायक के रूप में अपना जाएगा, किसी भी चीज़ में घुल जाएगा। किसी भी पोषक तत्व को अगर घोल के बॉडी के अंदर पहुंचाना है तो वो एक विलायक के रूप में काम करके पोषक तत्व को अपने अंदर घोल के उसके बाद में पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। तो बेसिक काम तो हो गया। दूसरा काम हो गया डाइजेशन में हेल्प करता है, पाचन में इसका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ये मेटाबॉलिक क्रियाएं वगैरह इन सब के लिए होता है। तीसरा फिर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। जैसे आपने भी गर्मियों में ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो हम पानी पी लेते हैं तो एकदम से बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। तो ये क्या करता है? पसीने के रूप में बाहर निकाल देता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम भी
वाटर करता है। फिर है कि एक लुब्रिकेंट के रूप में भी काम करता है। लुब्रिकेंट के रूप में ऐसे ऐसे काम करेगा कि जोड़ों के बीच में जो फ्लूइड बनता है वो वाटर से ही फॉर्मेशन हुआ हुआ होता है। जैसे अदर चीज़ें भी होती हैं, नो डाउट, सोडियम वगैरह, पोटेशियम वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह, अदर चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उनको घोलेगा कौन? उन सबको घोलने के लिए तो एक बेस मटेरियल तो चाहिए होगा, और वो बेस मटेरियल का काम कौन करेगा? वाटर करेगा। समझ गए? तो एक लुब्रिकेंट के रूप में भी काम करता है, जो हमारे हर जगह पाया जाएगा, बोन्स में भी पाया जाएगा, प्लस जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो वहाँ पे जो लंग्स के बाहर जो लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं, उनको आपस में बीच में रब होने से बचाने के लिए जो पेरिफेरल स्पेस है वहाँ पाया जाएगा। अपना डाइजेशन सिस्टम में भी जो लेयर्स हैं उनके बीच में आपस में, जैसे ऑर्गन्स हैं तो ऑर्गन्स के बीच में जो एक लेयर है, उस लेयर में ब्लड बहेगा तो उसमें वाटर एक लुब्रिकेंट का काम करता है कि आपस में वो टकराए नहीं, आपस में रब ना हो। इसलिए वहाँ पे फिर उसी के थ्रू, उसी स्पेस के थ्रू सारा लिक्विड और सारा ब्लड वगैरह सारा जाता है, ताकि पोषक तत्व सारे के सारे अंदर जा सकें। तो जितने भी ये तंत्र हैं, सिस्टम हैं बॉडी के, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, चाहे डाइजेशन सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम हैं उनमें सब में ये एक स्नेह लुब्रिकेंट के रूप में काम करेगा। फिर है कि अपना जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनके फॉर्मेशन में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही एडवांस में बता दिया था कि सेल्स के फॉर्मेशन में भी ये एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि 50% पार्ट तो वाटर का ही है, तो उसके फॉर्मेशन में भी बड़ा रोल प्ले करेगा। फिर है कि डाइजेशन में जैसे मेटाबॉलिक जो एक्शंस हैं उनमें भी वाटर का काम होता है। फिर जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनका सेफ्टी का काम, जैसे कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक ऑर्गन्स के चारों तरफ जो लेयर होती है उसमें ये होता है, और ये काम क्या करता है कि उनको प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे मान लो अपन एक तरह से एग्जांपल दें, रेस्पिरेटरी, इनका तो मैं दे चुकी हूँ पहले से। जो अपने ब्रेन में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो CSF है, उसमें भी वाटर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। वहाँ भी वाटर है, वो ब्रेन को टकराने से, ब्रेन की जो लेयर्स हैं उनको टकराने से बचाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं वाटर का ही बना होता है। फिर है कि अपशिष्ट पदार्थों के एक्सक्रीशन में, कि जैसे जो बाहर निकालना है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने में भी वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर जो न्यूट्रिशन तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनको घुलने में भी या उनके ट्रांसफर में भी, उनमें भी सब में रोल प्ले करेगा। अब है कि जैसे अगर वाटर की कमी हो जाएगी, अगर वाटर कम हो जाएगा तो फिर इसके सिम्टम क्या आएंगे? तो वाटर की कमी के सिम्टम क्या क्या आएंगे कि जैसे एक तो डाइजेशन का इशू आ जाएगा। जिस दिन हम पानी कम पीते हैं, जिस दिन हमारी बॉडी में पानी कम होता है, तो आपने नोटिस किया होगा एसिडिटी होना और जैसे डाइजेशन इशू होना, ये जनरल चीज़ है, क्योंकि अगर पानी कम रहेगा बॉडी में तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो वहाँ इशू होएगा। दूसरी, जो चीज़ें निकलनी थी, जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू जो चीज़ें निकलनी थी बाहर, वो निकल नहीं पाएंगी। तो जैसे यूरिन के थ्रू हमारे क्या क्या निकलता है, यूरिन के थ्रू यूरिया निकलेगा, यूरिक एसिड निकलेगा, और अदर भी जो टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो अगर वाटर हम कम पिएंगे, पानी कम पिएंगे, तो जो चीज़ें बाहर निकलनी है एज लाइक जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो निकलने हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, तो उस वजह से उनकी क्वांटिटी हमारी ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया, ये 1000 चीज़ें होंगी जो यूरिक एसिड से कनेक्ट होती हैं। फिर है तीसरी चीज़ कि भूख लगना बंद हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि डाइजेशन सिस्टम जब उटपटांग हो जाएगा, जब डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा तो भूख कम लगना ही भी एक स्वाभाविक है। वेट भी हमारा कम होएगा, कम पानी पिएंगे। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि जो पानी ज़्यादा पीते हैं तो उनका वेट ज़्यादा होता है, या जिनकी बॉडी में पानी ज़्यादा स्टोर होता है तो उनका वेट बढ़ेगा, और जिनकी बॉडी में पानी कम होता है उनका वेट कम होगा। तो जाहिर सी बात है किडनी के पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ बाहर निकलनी है, जो चीज़
पेशाब के थ्रू बाहर निकलना है जो यूरिन, वो निकल नहीं पाता है, किडनी उसको निकाल नहीं पाती है, तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है और पेशेंट का वेट बढ़ जाता है। जैसे ही डायलिसिस करते हैं पेशेंट का 3-4 किलो वेट डायरेक्ट कम हो जाता है। क्यों? एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड जम रखा था, जो बॉडी को नीड ही नहीं थी, वो फ्लूइड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा डायलिसिस पे, तो वो हेल्प कर देगा। फिर है कि ग्रोथ रुक जाएगी। तो वाटर क्या कर रहा था, जितने भी पोषक तत्व थे उनको सबको घोल के और शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंचा रहा था, वहाँ पे जाके ट्रांसफ़र कर रहा था। तो जब पोषक तत्व शरीर के अंदर पहुँचेंगे ही नहीं अलग अलग अंगों में, तो शरीर की ग्रोथ भी रुक जाएगी, किडनी का कार्य भी रुक जाएगा, ब्लड के सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वाटर कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है, तो ब्लड के सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और जनरली वेट भी कमी होएगा और इंसान ना झुर्रियाँ पड़ जाएंगी फेस के ऊपर, जैसे स्किन के अंदर और फेस के अंदर झुर्रियाँ सी पड़ जाएंगी, सिकुड़ी सिकुड़ी सी स्किन हो जाएगी, अजीब सी स्किन हो जाएगी, वो सब चीज़ें होएंगी। ठीक है, तो आज अपना वाटर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का टॉपिक आज अपना कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद में अपन विटामिन्स का डिस्कशन करेंगे। विटामिन्स का आज भी करेंगे जितना होगा और कल भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपन बीच में ले लेते हैं कि गेहूं में कैल्शियम कितना होता है, तो 48 mg। फिर है कि अपना हड्डी में कैल्शियम फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा किस मिनरल का इन्वॉल्वमेंट होता है, या बोन्स के फॉर्मेशन में क्या किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पोटेशियम और कैल्शियम आएगा। फिर आता है कि जो ब्लड का थक्का जमता है तो उसमें क्या क्या चीज़ कामकारी होती है, तो वहाँ कैल्शियम और पोटेशियम, ये दो चीज़ आएंगी। उसके बाद में है कि जितने भी ये नर्व सेंसेशन होते हैं या मसल्स के जो जितने भी हैं कि मसल्स का एक्सटेंशन होना है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना है, तो उन चीज़ों में कौन कौन से चीज़ काम आएंगी, तो वहाँ काम आएगा सोडियम और पोटेशियम। फिर है हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का काम, या हॉर्मोन्स के कार्य को कौन कौन सी चीज़ प्रभावित कर सकती है, हार्मोनल लेवल पे जो काम होने वाले होते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ कंट्रोल कर सकती है, तो वहाँ पे आएगा क्रोमियम और इंसुलिन। फिर है कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के पार्ट्स को जोड़ने और उनको सेपरेट करने में क्या चीज़ रोल प्ले करती है, तो मैग्नीशियम रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम के बहुत सारे काम है, स्ट्रेस को मैनेज वो करेगा, नींद को मैनेज वो करेगा, प्लस मसल्स को स्ट्रॉन्ग वो बनाएगा, अपनी जैसे जो मसल्स हैं उनको संकुचन और प्रसारण में हेल्प वो करेगा, ब्रेन्स के न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग वो करेगा। मसल्स के काफ़ी सारे काम होते हैं, तो उन्हीं में से एक काम है मैग्नीशियम का कि राइबोसोम्स जो आरएनए बनाता है, आरएनए जिनसे बने होते हैं, तो राइबोसोम्स को उनको जोड़ने और उनको पार्टीशन करने में भी मैग्नीशियम का रोल बड़ा होता है। और मैग्नीशियम कहीं ना कहीं अपने किडनी में पत्थरी बनाने में भी बनने में भी रोकता है, बचाता है मैग्नीशियम। ठीक है, अब है अपन अब आज का टॉपिक, अब हम अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शुरू हो गए हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएंगे कौन कौन से, विटामिन और मिनरल। विटामिन्स में जैसे अपना फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में जैसे ए, डी, ई, के, ये सारे फैट सोल्यूबल में आ जाएंगे, और जो वाटर सोल्यूबल है उनमें बी एंड सी आ जाएगा। बी के सारे टाइप्स आएंगे और सी आएगा, और पी भी कहीं ना कहीं उसमें आएगा, वाटर सोल्यूबल में ही पी आएगा। ठीक है, फिर है कि अपना अपन शुरू करेंगे अब विटामिन ए। जो फैट सोल्यूबल जो विटामिन है उनमें फिर आता है विटामिन ए। बेसिकली अपन वैसे देखें विटामिन का, अगर थोड़ा सा अपन देखें इसका कि क्या क्या इसमें है, तो विटामिन का है वाइटल प्लस एमीन। जो विटामिन है वो वाइटल प्लस एमीन से मिलके बना होता है। वाइटल मीन्स जीवन और एमीन मतलब नाइट्रोजन ग्रुप का जुड़ा होना। पहले क्या हुआ था, इनिशियल फेज में जब विटामिन बी की खोज हुई थी तो उसमें नाइट्रोजन पाया गया था। तो हुआ क्या था कि
इसको अपने इसका जब नाम रखा तो हमने नाम रखा वाइटल प्लस एमीन, क्योंकि नाइट्रोजन मिला था तो अमोनिया के उसमें उसकी वजह से इसको एमीन जोड़ा गया। लेकिन बाद में जब सारे विटामिन्स को देखा गया तो उनमें औरों में नहीं था, तो इसलिए जब एमीन का जो ई था वो हटा के और विटामिन को सीधा एन तक ही कंप्लीट कर दिया, विटामिन्स कर दिया, उसका एमीन में एन ई हटा दिया लास्ट वाला, ताकि उसमें क्योंकि नाइट्रोजन था नहीं इसलिए। दूसरा कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की जो खोज की थी वो कैसिमिर फंक ने की है। 1912 में विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने की थी। टोटल बेसिकली 20 प्रकार के विटामिन्स होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरत होता है वो 13 टाइप के विटामिन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। समझ गए। फिर है जैसे फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल अपन ने डिस्कस कर ही लिया था। अब है विटामिन ए। विटामिन ए का क्या है, इसका नाम तो जो बायोलॉजिकल नाम होता है इसका वो तो होता है रेटिनॉल। काम इसका क्या होता है, रतौंधी रोग में काम आता है। और शुरू में जैसे इसकी स्टेजेस होती हैं कि जैसे विटामिन ए की कमी होना शुरू होती है तो शुरू में रतौंधी होती है, उसके बाद में फिर जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, कंजेनाइटल जीरोसिस आ जाता है, उसके बाद में फिर बाइटोट स्पॉट आ जाते हैं, फिर लास्ट में जाके क्या होता है ये पूरे उसको कोर्निया को ही ख़राब कर देता है, उसको कीरेटोमलेसिया बोलते हैं। पूरी पुतली ही ख़राब हो जाती है, पूरा लेंस ही ख़राब हो चुका होता है। वो लास्ट स्टेज है, उसका कोई वो नहीं होता, वापस रिकवरी का उसमें कोई चांस नहीं होता। अब होता है कि इसके जो सोर्स होते हैं मेनली तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जैसे रतौंधी वगैरह बोलने से कि इसका काम क्या है, तो जाहिर सी बात है कि आँखों को रोशनी देगा और त्वचा को भी कहीं ना कहीं स्किन में भी ग्लो लाता है। दूसरा विटामिन ए का एक काम वो भी होता है कि ये हमारी इम्यूनिटी को भी वो करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को भी रेज करता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह है उनमें सब में काम उनकी सबकी वो करता है। ओवरऑल ये इम्यूनिटी को रेज करता है तो उसमें सारे आ जाएंगे, फिर इंटेस्टाइनल को भी करता है, रेस्पिरेटरी को भी करता है, वो सारे इम्यूनिटी वाले काम इसके आ जाएंगे। अब है कि ये पाया किस किस में जाता है, तो जो पीली चीज़ें होती हैं मैक्सिमम इनका ज़्यादा लाल या पीली जो चीज़ें होती हैं उन्हीं में विटामिन ए का ज़्यादा हो जाएगा। उसका रीज़न है कि उनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है और बीटा कैरोटीन एक प्रीकशर का काम करता है। विटामिन ए का एक तरह से प्रीकशर है बीटा कैरोटीन, समझ गए। तो बीटा कैरोटीन बाद में जाके विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है। तो ये जितने भी ये पीली और लाल चीज़ें हैं जैसे गाजर हो गई, शकरकंद हो गई, तो जितनी भी ये चीज़ें हैं इनमें सब में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और जैसे ही हम इनका इंटेक करते हैं बीटा कैरोटीन बॉडी में सेव होता है और देन फिर वो क्या करता है, विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है। विटामिन ए की अपन ने स्टेजेस देख ही ली हैं कि विटामिन ए की क्या क्या स्टेजेस होती हैं और जैसे कौन कौन सी स्टेजेस पे जाके और ये करता है। कहीं ना कहीं ये रेस्पिरेशन में भी वो करता है। फिर ये अपना जो इनफर्टिलिटी है वो उसका भी कोज हो जाता है और आँखों का तो मेन है ही है। और अपनी बॉडी की ग्रोथ, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, तो जब इसकी कमी होगी तो बॉडी की ग्रोथ भी रुक जाएगी। ये जनरली विटामिन ए का है। फिर अपन ने कार्य भी जनरली डिस्कस कर लिए थे। अपना इन्फेक्शन को रोकेगा और अपना तंत्रिका नर्वस सिस्टम को भी वो करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और अपना जो अपना गेहूं से जो ग्लूकोप्रोटीन प्राप्त होती है उसके भी कहीं ना कहीं सिंथेसिस में ये हेल्प करेगा। ठीक है। फिर विटामिन ए का और क्या होगा, स्किन में भी इसका हेल्प होता है। हमारी जो स्किन है ना सूखी सूखी सी होती है, विटामिन ए की जब कमी हो जाती है उसको अपन बोलते हैं फाइनोडर्मा, ऐसे फाइन लाइन्स सी आ जाती हैं और स्किन अजीब सी सूखी सूखी सी हो जाती है। तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी ये काम करता है। और बहुत ज़्यादा खुरदरी हो जाएगी, पसीना ही बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि पसीना हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है। एक्सेस में हो जाता है तो वो स्मेल करता है, बट लिमिट के लेवल पे वो हमारी स्किन को हमारी स्किन में स्मूथनेस देता है। तो उस वजह से जब पसीना आना बंद हो जाएगा, विटामिन ए पसीने निकालने का काम करता है, तो उसकी कमी हो जाएगी, तो पसीना आना बंद हो जाएगा, तो उस वजह से वो त्वचा ड्राई एंड रूखी रूखी कठोर सी खुरदरी सी, ऐसे उसको अपन साइंस की भाषा में फाइनोडर्मा बोलते हैं। एक अलग सा ही वो बन जाता है, पैचेस टाइप का भी बन जाता है स्किन के ऊपर। तो विटामिन ए के ये हो गए। अब जैसे
है कि विटामिन ये अपना अधिकता जब ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, तो ज़्यादा हो जाएगा तो जैसे सबसे पहले तो फैटी लीवर होगा, क्योंकि ये फैट सेल सोल्यूबल है, तो ये तब भी ज़्यादा होगा जब फैट बढ़ेगी बॉडी में, और फैट बढ़ेगी तो फैट बढ़ेगी तभी वो विटामिन ए ज़्यादा होगा, तो उसी में स्टोर होता है वो। और जैसे ही फैट बढ़ेगी ज़्यादा होगा तो फैट लीवर में ही स्टोर होता है। ये विटामिन जितने भी फैट सोल्यूबल हैं ये ऑलमोस्ट लीवर में ही होते हैं, तो जैसे ही इनकी क्वांटिटी बढ़ती है तो फैटी लीवर क्रिएट हो जाएगा। तो उस वजह से, और अपन ने जैसे आप जैसे टीकाकरण में नेक्स्ट पढ़ोगे, बाद में भी जब टॉपिक आएगा तो उसमें भी पढ़ोगे, तो वहाँ भी क्या होता है कि विटामिन ए का बच्चे को 9 मंथ पे 1 लाख यूनिट दे देते हैं। टोटल 17 लाख की लमसम होती है। ये शुरू में 9 मंथ पे मिजल्स के टीके के साथ में देते हैं, वैक्सीन के साथ में विटामिन ए का वैक्सीन भी साथ में देते हैं, वो 1 लाख यूनिट होता है। उसके बाद में फिर 6 महीने के गैप पे 5 साल तक देते हैं। और टोटल मैं जानूँ कितनी होगी, 9 डोज होती हैं टोटल इसकी, विटामिन ए की टोटल 9 डोज होती हैं। और अगर क्वांटिटी टोटल देखें तो 17 लाख यूनिट के लमसम टोटल क्वांटिटी हो जाएगी। 5 साल तक 6 महीने के गैप पे 5 साल तक 2 लाख यूनिट देंगे। नेक्स्ट पहली जो यूनिट होगी वो 1 लाख यूनिट होगी, और देन फिर बाद में 6 महीने के गैप पे 2 लाख यूनिट देते हैं, वो बाद में 5 साल तक कंटिन्यू देते हैं। तो जनरली अगर ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, फैटी लीवर होगा, लीवर का बढ़ जाएगा, फिर सिर दर्द और चिड़चिड़ापन भी शुरू हो जाएगा, और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होएगी, और फुंसियाँ भी आती हैं। जैसे विटामिन ए ज़्यादा होता है तो हमारे छाले, मुंह में छाले और फुंसियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब विटामिन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आज अगर विटामिन डी शुरू करेंगे तो आज कंप्लीट नहीं होगा, तो अपन नेक्स्ट क्लास में विटामिन डी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।